Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nain, and today we are going to study about the continuous X-ray spectrum. In our previous lecture हमने characteristic X-rays की बात की थी और ये देखा था कि किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब कैथोड से इमिट होते हैं और वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब जाके टंगस्टन एनोड के साथ स्ट्राइक करते थे तो ये characteristic X-rays ड्यू टू द इनर शेल ट्रांजिशन जो है वो किस तरह से जनरेट होती थी। इनके बारे में हमने के अल्फ़ा के बीटा इनके बारे में हमने इन द प्रीवियस लेक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ा था। अब कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम का मतलब है द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज ब्रम्सलंग और ब्रेकिंग रेडिएशन। इनको हम एक इफेक्ट होता है जिसको हम ब्रम्सलंग या ब्रेकिंग रेडिएशन का नाम देते हैं। लगातार यानी ये वो स्पेक्ट्रम है जो लगातार इमिट होता है व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डेड टू द टारगेट। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट के साथ बम्बार्ड करते हैं दिस सडनली स्लो डाउन ऑन इम्पैक्ट विद द टारगेट, यानी ड्यू टू द कोलिजन वो स्लो डाउन हो जाते हैं टारगेट के साथ। वी नो दैट एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हमें पता है कि जब आपका जो आपके एक्सेलरेटिंग चार्ज हैं वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, क्योंकि हेंस दीज इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इमिट द रेडिएशन एज दे आर स्ट्रांगली डिसोलेटेड बाय द टारगेट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब जाके कोलाइड करते हैं अपने टारगेट के साथ तो इनकी एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाती है। एक्सेलरेशन रिड्यूस होने का मतलब है कि ये खुद डिसोलेट हो जाते हैं आफ्टर कोलाइडिंग विद द टारगेट और उसके नतीजे में वो क्या करते हैं, एक्स रेज को इमिट करते हैं। सिंस द रेट ऑफ द डिसोलेशन इज सो लार्ज, और इतना ज़्यादा रेट ऑफ डिसोलेशन होता है, द इमिटेड रेडिएशन correspond to the short wavelength and so the Bremsstrahlung is in the X-ray region। और वो इतना ज़्यादा उनका डिसोलेशन होता है कि वो जो इमिटेड रेडिएशन है वो कोई आम रेडिएशंस नहीं होती बल्कि वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की और हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी की रेडिएशन होती हैं। और इस वजह से ब्रम्सलंग या ब्रेकिंग रेडिएशंस जो है जिनको हम कह रहे हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एक्सरे रीजन में। ठीक है, in the case when the electrons lose all their kinetic energy in the first collision the entire kinetic energy appear as the X-ray photon of energy HF maximum। इसका मतलब है कि वो केस जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तमाम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहे थे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी और वो फर्स्ट कोलिजन में उन्होंने अपनी तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको दे दी, आगे पास ऑन कर दी और उसके नतीजे में एक्सरे फोटोन इमिट हुआ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का। सो काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द HF मैक्सिमम। सो ये आप कह सकते हैं कि वो उसने अपनी तमाम एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट कोलिजन अगर वो दे देता है, आगे पास ऑन कर देता है अपनी काइनेटिक एनर्जी, तो वो एक्सरे फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इमिट करा सकता है। So its kinetic energy should be equal to HF maximum. The wavelength lambda minimum corresponds to the frequency F maximum. F maximum के साथ अगर आप wavelength को correspond करें तो इसका मतलब है wavelength should be minimum, क्योंकि वेवलेंथ मिनिमम होगी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो इमिट होगी। और ये कब इमिट होगी, कब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके बराबर होगी, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तमाम एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट कोलिजन आगे पास ऑन कर देता है उस फोटोन को, फिर वो फोटोन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम एनर्जी के साथ इमिट होता है, एक्सरे फोटोन होता है वो, और उस वक्त उसकी वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होती है। अदर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन। अब ये जरूरी नहीं कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स पहली ही कोलिजन में अपनी तमाम एनर्जी लूज कर दें। दे मे सफर द नंबर ऑफ द कोलिजन्स बिफोर कमिंग टू दैट, और वो बहुत सारी कोलिजन कर सकते हैं टारगेट के साथ। दिस गिव राइज टू द फोटॉन्स ऑफ स्मॉलर एनर्जी और द एक्स रेज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। इसकी वजह से फोटॉन्स जो हैं वो थोड़ी सी स्मॉल एनर्जी के और एक्स रे जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ के इमिट हो सकते हैं। थस द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डिसलेरेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेन जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूस एक्सरे में, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड जो आपने कल पढ़ा था करैक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम में, तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में, वो करैक्टरिस्टिक एक्सरेज आपने देखा था कि वो ड्यू टू द इनर्शियल ट्रांजिशंस की वजह से होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो L से K में आता है या M से K में आता था या N से K में आता है, किसी भी हाई एनर्जी ऑर्बिट से जब वो लो एनर्जी ऑर्बिट में आता था, तो ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से वो करैक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होती थी। जबकि कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या है कि द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डिसलेरेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं टारगेट के साथ, जब उनकी एक्सेलरेशन रिड्यूस होगी तो उनकी एक्सेलरेशन रिड्यूस
होने की वजह से इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आके कोलाइड कर रहे हैं, उनकी एक्सेलरेशन रिड्यूस होने की वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी वो कंटिन्यूस एक्सरे होगी। उनमें ऐसी एक्सरेज भी होंगी जो ड्यूरिंग द फर्स्ट कोलाइजन अपनी तमाम एनर्जी जो है वो दे देंगे आगे फोटोन को, और फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी HF मैक्सिमम के इक्वल होगी। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे जो सारी की सारी एनर्जी एक ही कोलाइजन में नहीं दे देंगे, फर्स्ट कोलाइजन में नहीं दे देंगे, बल्कि नंबर ऑफ कोलाइजन्स करेंगे, और जितनी दफ़ा वो कोलाइजन्स करेंगे उतनी दफ़ा एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो जो एक्सरेज वो प्रोड्यूस करेंगे वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम एनर्जी की नहीं होगी, उनकी वो लॉन्गर वेवलेंथ होंगी और उनकी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी कम होगी एज़ कम्पेयर टू उन इलेक्ट्रॉन्स के जो पहली ही कोलाइजन में ड्यूरिंग द फर्स्ट कोलाइजन अपनी तमाम काइनेटिक एनर्जी आगे पास ऑन कर देते हैं, और उसके नतीजे में जो फोटोन, जो एक्सरे फोटोन इमिट होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है आपका कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम का और करेक्टरिस्टिक एक्सरेज का, वो यही है कि करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर जनरेटेड ड्यू टू द इनर्शियल ट्रांजिशंस। ठीक है, इनर्शियल ट्रांजिशंस ऑफ एन एटम या फिर इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशंस है उनकी वजह से करेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो जनरेट होती हैं, जबकि कंटिन्यूस एक्सरे जो है वो एक इफेक्ट की वजह से होती हैं, उसको हम ब्रम्सलंग या ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये इफेक्ट कब पॉसिबल है? ये इफेक्ट तब पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करता है टारगेट के साथ, और उसके स्ट्राइक करने की वजह से वो या तो ड्यूरिंग वन इम्पैक्ट अपनी तमाम की तमाम एनर्जी आगे फोटोन को पास ऑन कर देता है और फोटोन इमिट होता है ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम एनर्जी का, या फिर ड्यूरिंग मैनी कोलाइजन्स, यानी वो जो है वो काफ़ी कोलाइजन्स करता है बीच में, और ड्यूरिंग ईच कोलाइजन वो अपनी एनर्जी जो है वो आगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन उसकी इमिट होती है ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स। दस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है डिसलेरेशन ऑफ द इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, जबकि करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द इनर्शियल ट्रांजिशंस की वजह से। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों तरह की एक्सरेज में, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज में और कंटिन्यूस एक्सरेज में। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्सरेज। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, अब ये जो एक्सरेज आपने दो तरह की से देखी हैं, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पढ़ा और कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस क्या हैं। सो एक्सरेज हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। आप सबको पता है कि हम एक्सरेज से कितने फ़ायदे हासिल करते हैं, बिकॉज एक्सरेज कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सरे इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन है, और याद रखें जो भी हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन होती है उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो पेनिट्रेट कर सकता है थ्रू सेवरल सेंटीमीटर्स, यानी अगर आप उसके आगे लेड ब्लॉक्स रख दें बहुत सारे तो उन सब में से भी पेनिट्रेट कर जाएगा, सेवरल सेंटीमीटर्स तक वो पेनिट्रेट कर जाएगा इनटू द सॉलिड मैटर। सो दे कैन बी यूज टू विजुअलाइज द इंटीरियर्स ऑफ द मटीरियल। इस तरह ये मटीरियल्स के अंदर, या इसीलिए हम इसको क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं ना। और वो ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो ओपेक होते हैं टू द ऑर्डिनरी लाइट, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी आपने देखा कि वो ओपेक है, हमारे में से लाइट पास नहीं कर सकती, तो फिर क्या होता है, लेकिन ये एक्सरे जो है हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशन ये हमारे फ्लैश में से पास कर सकती है, बोन्स में से पास नहीं कर सकती, इसलिए बोन्स का स्केच बना देती है। इससे होता ही है कि जहाँ कहीं बोन्स में फ्रैक्चर होता है या कुछ भी आपको कोई मसला होता है तो वो डिसलोकेशन होती है, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सरे के बाद। ठीक है, सच एज फ्रैक्चर्ड बोन्स और डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर स्टील। इस तरह आपका जो स्टील के अंदर कहीं थोड़ा सा होल है वो भी आप इसके ज़रिए से आपको पता चल सकता है। द ऑब्जेक्ट टू बी विजुअलाइज्ड इन द प्लेस बिटवीन एन एक्सरे सोर्स एंड अ लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, यानी अगर आपका भी एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है एक एक्सरे सोर्स के दरमियान में और फोटोग्राफिक फिल्म के दरमियान में, आप जैसे आप अगर ह्यूमन भी एक्सरे भी होता है तो वो भी इसी तरह से होता है कि बीच में आप खड़े होते हैं, एक तरफ एक्सरे सोर्स होता है और एक तरफ आपकी फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसपे आपका इंटरनल स्केच आ जाता है सारा। ठीक है, द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर, और जितनी वो डार्क एरिया होता है फिल्म का वो रेडिएशन एक्सपोजर को शो करता है। अ क्रैक और एयर बबल क्लोज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज अलाउज ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एक्सरेज टू पास, और जो भी क्रैक होगा या एयर बबल होगा वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज, वहाँ से यहाँ पे आपको होल नज़र आ जाएगा, उसमें से ज़्यादा सी एक्सरेज गुजरेंगी जहाँ कहीं क्रैक या होल होगा। ठीक है, और दिस अपीयर्स एज द डार्क एरिया ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। शेडो ऑफ द बोन्स अपीयर्स लाइटर देन द सराउंडिंग फ्लैश, और वो जो शेडो ऑफ द बोन्स है वो आपको लाइटर, ये बाकी ये सराउंडिंग ये सारा ये जो ब्लैक पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये आपका सराउंडिंग फ्लैश है, वो फ्लैश है। ठीक है, और वो उसके मुकाबले में जो आपका शेडो है बोन्स का वो आपको ज़्यादा लाइटर एरिया में जो है वो नज़र आएगा। और
The shadow of the bones appears lighter than the surrounding flesh. It is due to the fact that the bones contains greater proportions of elements with high atomic number and so they absorb greater amount of incident X-rays than flesh. ये इसलिए है क्योंकि बोन्स के पास ग्रेटर प्रोपोर्शन होती है उन एलिमेंट्स की जिनके अटोमिक नंबर हाई होते हैं और सो दे कैन ऑब्जर्व ग्रेटर अमाउंट ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज. हाई अटोमिक नंबर के जब आपको जैसे हमने पीछे देखा कि जो हाई अटोमिक नंबर के एलिमेंट्स होते हैं बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस करा सकते हैं ना. सो इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द बोन्स कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स विद हाई एटॉमिक नंबर एंड दे ऑब्जर्व ग्रेटर अमाउंट ऑफ द इंसिडेंट एक्सरेज दैन द फ्लैश. और वो फ्लैश के मुकाबले में ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज जो हैं उनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है. इन फ्लैश लाइट एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन predominate. These elements allow greater amount of incident X-rays to pass through them. और ये जो एलिमेंट्स हैं ये कार्बन के और हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं ये अलाउ करते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज की ताकि उनमें से पास कर सकें. ठीक है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं अभी एक्सरेज की कि एक्सरेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्यों बोन्स में से पास नहीं कर सकता, क्योंकि बोन्स के पास बोन्स के पास क्या होते हैं, हाई एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स होते हैं इसमें से, वो इसलिए वो बोन्स में से पास नहीं कर सकता, बोन्स का स्केच दे देता है. फ्लैश में से पास कर लेता है क्योंकि फ्लैश के पास लाइटर एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसलिए वो उसमें से जो है वो पास कर देता है. तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ थी एक्सरेज की. अब ये इसकी एप्लीकेशन है, कैट स्कैनर है और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज है. कैट स्कैनर का मतलब है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी. कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, ये इसकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि इन द रिसेंट पास्ट सेवरल वास्टली इम्प्रूव्ड एक्सरे टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड. वन वाइडली यूज सिस्टम इज कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी. ये जो कैट स्कैनिंग है ये ज़्यादातर अब जो है वो यूज़ की जाती है. द कोरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कैट स्कैनर. और इस कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी को जिस इंस्ट्रूमेंट से कराया जाता है उसको कैट स्कैनर कहते हैं. द X-ray source produce a thin fan-shaped beam that is detected on the opposite side of the object by an array of several hundred detectors in a line. Each detector measures absorption of the X-ray along a thin line through the subject. The entire apparatus is rotated around the subject in the plane of a beam during few seconds. The changing reactions of the detector are recorded digitally. A computerized process in this information and reconstructs a picture of the different densities over the entire cross section of the subject. अभी आप देख सकते हैं ये उन्होंने बीच में जो भी है आपने एक्सरे सोर्स है और ये साइड पे डिटेक्टर्स हैं और ये बीच में जो भी सब्जेक्ट है या एक पूरा आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है और उसके ऊपर जो है वो एक्सरे सोर्स जब फॉल कराई जा रही है फिर उससे डिटेक्शन कराई जा रही है. ठीक है, और वो उन्होंने ये सारा बताया हुआ कि एक्सरे सोर्स जो है वो थिन फैन शेप्ड बीम प्रोड्यूस करेगा और उसको फॉल कराया जाएगा. सेवरल हंड्रेड डिटेक्टर्स होंगे उसके इर्द गिर्द इन अ लाइन और ईच डिटेक्टर जो है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सरे को मेजर करेगा. ठीक है, और अलॉन्ग अ थिन लाइन जो है थ्रू द सब्जेक्ट. द एंटायर अपरेटस इसको रोटेट कराया जाएगा सब्जेक्ट के इर्द गिर्द. सब्जेक्ट वो जिसके ऊपर ये एक्सरे फॉल करा रहे उसको इर्द गिर्द इसके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है ये पूरे अपरेटस को रोटेट कराया जाएगा अराउंड द सब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ द बीम ताकि कोई भी ऐसा पोर्शन ना रह जाए उस सब्जेक्ट का जहाँ पे एक्सरे जो है वो फॉल ना की हो. ठीक है, ताकि वो पूरे उस सब्जेक्ट के ऊपर एक्सरे हर एंगल से हर जगह से वो फॉल कर जाए, इसलिए उसको रोटेट कराया जाता है. ठीक है, द चेंजिंग रिएक्शंस ऑफ द डिटेक्टर आर रिकॉर्डेड डिजिटली. और इस तरह से जो भी डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं जो भी उसमें रिएक्शंस में चेंज आता है कहीं पे भी उसको हम साथ साथ रिकॉर्ड करते जाते हैं उसके रिएक्शंस को. और कंप्यूटर प्रोसेस और सारा ये प्रोसेस जो है उसको आप कंप्यूटर के जरिए से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसकी पिक्चर को. डिफरेंट डेंसिटीज़ ओवर एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और डिफरेंट डेंसिटीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें कि कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है उस सब्जेक्ट की और कहाँ पे डेंसिटी कम है. वो डेंसिटी चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1% कैन बी डिटेक्टेड विद अ कैट स्कैन. और इससे वो जो डेंसिटी में डिफरेंस आता है कि कहीं डेंसिटी ज़्यादा है कहीं डेंसिटी कम है वहाँ से पता चलता है कि वो जो डेंसिटी डिफरेंस है 1% का भी अगर उसमें डिफरेंस है तो वो भी आप कैट स्कैनर से जो है वो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ट्यूमर्स इसकी मदद से वो जो डेंसिटी का डिफरेंस है जो आपके ट्यूमर्स होते हैं एंड अदर एनॉमलीज मच टू स्मॉल टू बी सीन विद ओल्डर टेक्निक्स कैन बी डिटेक्टेड. यानी इस तरह के अब ट्यूमर है कहीं पे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स हो जाती है और उसकी डेंसिटी बाकी एरिया से उस पोर्शन से ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे ट्यूमर होता है क्योंकि ट्यूमर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोइंग सेल्स होते हैं.
ठीक है। एक्स्ट्रा ग्रोइंग सेल्स या एक्स्ट्रा ग्रोइंग टिश्यूज़ जो होते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में वो होते हैं, फिर वहाँ पे डेंसिटी उस पोर्शन की ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उन डेंसिटी के चेंज को डिटेक्ट करके कि यहाँ डेंसिटी क्यों ज़्यादा है और बाकी जगह पे डेंसिटी कम है, 1% तक का चेंज भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो छोटे से छोटा ट्यूमर जो है या कोई अदर एनॉमलीज जो यानी जो हार्मफुल आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, कहीं भी कोई मसला है, कोई ट्यूमर है, तो उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैट स्कैनर। जो ओल्ड टेक्निक से अगर इतना छोटा ट्यूमर होता है यानी डेंसिटी 1% तक का भी चेंज वो बता देता है आपको कैट स्कैनर, तो ये ओल्ड ऑपरेटर से पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इन कैट स्कैनर ये इन्होंने आपको दिखाया, a fanned out array of X-ray beams is directed through the patient, ये पेशेंट है उसके ऊपर वो जो है एक्सरे बीम फॉल करा रहे हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस। नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस का मतलब है कि हर एंगल से डिफरेंट ओरिएंटेशंस, डिफरेंट एंगल से आप इसको रोटेट करा रहे हैं ना एक्सरे सोर्स को, तो जब आप इसको रोटेट करा रहे हैं तो डिफरेंट एंगल से एक्सरे सोर्स उसके ऊपर जब आप एक्सरे फॉल करा रहे हैं एक्सरे सोर्स से, तो फिर उसको हर जगह से ये फुल बॉडी आप समझ लें, आप अपनी स्कैन करा रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई ट्यूमर होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैट स्कैनर एंड दिस कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी टेक्निक, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी एक्सरे की। उसके बाद इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। एक्सरे का आपने पूरी फुल बॉडी एक्सरे तो यानी आपने करा लिया, यानी फुल बॉडी एक्सरे आपने करा लिया, कैट स्कैनिंग आपने करा ली, लेकिन उसके बाद इसके क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम हर रोज़ जाके एक्सरे करा लें या हम हर दूसरे दिन या हर 2 महीने बाद जाके एक्सरे करा लें। उसकी आपको एक डोज जो है, एक स्पेसिफिक डोज होती है कि आप कितनी अमाउंट ऑफ एक्सरे कितनी बॉडी पोर्शन के लिए पे फॉल करा सकते हैं जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना हों। अदरवाइज़ ये आपको ठीक करने की बजाय उल्टा आपको इसका हार्मफुल इफेक्ट्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको एक्सरेज के बता रहे हैं। एक्सरेज काज डैमेज टू द लिविंग टिश्यूज़। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरे कराते हैं, बार बार एक्सरे कराते हैं, तो वो आपकी लिविंग टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकते हैं। एज एक्सरे फोटॉन्स आर अब्जॉर्ब्ड इन द टिश्यूज़ दे ब्रेक मॉलिकुलर बॉन्ड्स एंड क्रिएट हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। आपको पता है कि जब आप इनको करेंगे तो ये हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, ये जब अब्जॉर्ब होंगे टिश्यू में तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देंगे, जैसे हाइड्रोजन का रेडिकल है या ये पेरोक्साइड OH, ठीक है, इसको प्रोड्यूस कर देगा विच इन टर्न कैन डिस्टर्ब द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स एंड स्पेशली द जेनेटिक मटेरियल। जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा और जेनेटिक मटेरियल यानी जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है मटेरियल उसको डिस्टर्ब करेगा। ये यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग सेल्स आर पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल, हैंस एक्सरेज आर यूजफुल फॉर द सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर सेल। जो यंग है और रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं यानी जो अभी नए सेल्स बने हैं या जो ग्रो करते हैं वो उससे ज़्यादा जो है वो सस्पेक्टेबल हैं, वो ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होंगे, बैडली इफेक्ट होंगे। इसलिए एक्सरेज को कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ सिलेक्टिव पोर्शन पे कराया जाए, फुल बॉडी को इग्नोर किया जाए। हाँ, जब तक कि कोई ख़ास परेशानी ना हो, जब तक कि कोई सीरियस जब तक आपको डॉक्टर जो है वो इसकी का लो ना करे कि ये बहुत ज़रूरी है, तब तक कैट स्कैनिंग जो है वो नहीं करानी चाहिए। फुल बॉडी को एक्सपोज नहीं करनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ एक्सरेज, ठीक है। सो आपको सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द जो है वो यूज़फुल होते हैं सिर्फ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर सेल्स के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको सिलेक्टिव पोर्शन पे फॉल कराएं। जब आपके कैंसरस सेल्स डिटेक्ट हो चुके हैं तो सिर्फ उसी पोर्शन पे इसको फॉल कराया जाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ सेल मे बी डैमेज्ड बाय द रेडिएशन बट सर्वाइव, कंटिन्यू डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस जनरेशन ऑफ डिफेक्टिव सेल्स। इससे होता यह है कि जब आपके जो नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी एक्सरेज फॉल कराई जाती है तो फिर वो डैमेज हो जाते हैं रेडिएशन के ज़रिए से, लेकिन वो रह जाते हैं, यानी ख़त्म नहीं होते लेकिन डैमेज हो जाते हैं। और फिर उस डैमेज होने की वजह से वो फिर कंटिन्यू वो डिवाइड होते हैं। आपको पता है सेल्स आगे डिवाइड होते हैं और प्रोड्यूस जनरेशन ऑफ डिफेक्टिव सेल्स, और फिर मज़ीद डिफेक्टिव सेल्स को जनरेट कर देते हैं। दस एक्सरेज कैन काज कैंसर। और इस तरह से एक्सरेज ज़्यादा यूज़, एक्सेस ऑफ यूज़ ऑफ द एक्सरे जो है वो अच्छी नहीं है और वो कैंसर को भी काज कर सकता है। इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ शोज नो एपरेंट डैमेज, यहाँ तक कि अगर ऑर्गेनिज्म को कोई भी एपरेंट डैमेज यानी बज़ाहिर कोई डैमेज नज़र ना भी आ रहा हो, तो फिर भी इसका जब आप एक्सेस यूज़ करेंगे, द एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर कैन काज चेंजेस इन देयर
प्रोडक्टिव सिस्टम दैट विल इफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग। फिर इससे हमने कहा कि ज़्यादा जो मेन डैमेज है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को होगा, यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होगा। तो वो जो यंग ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो उनके लिए ज़्यादा मसला होगा, जो कि उसके अंदर वो डिफेक्टिव सेल्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, सो न्यू जो इफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में उनको ये इफेक्ट करेंगे, बैडली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको कैट स्कैनिंग के 2 डायमेंशनल उन्होंने कैट स्कैन ऑफ द ब्रेन रिवील्स अ लार्ज, ये इंटरकार्नियल ट्यूमर को शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पर्पल में आपको नजर आ रहा है ये आपको इंटरकार्नियल ट्यूमर को शो कर रहा है पर्पल कलर में ए फिगर में। और बी फिगर में 3 डायमेंशनल कैट स्कैन्स आर नो अवेलेबल एंड दिस एग्जाम्पल रिवील्स एन आर्कनाइड सिस्ट को शो कर रहा है कलर्ड येलो। ये जो येलो कलर की नजर आ रही है आपको, ये सिस्ट नजर आ रही है आपको विद इन अ स्कल। In both photographs, the colors are artificial, having been computer generated. ये कंप्यूटर ने जनरेट किए हैं to aid in the distinguishing anatomical features, यानी जो इस तरह के हार्मफुल फीचर्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए दूसरों से ये उन्होंने कलर्स यूज़ किए हैं। अब देखें इसमें ट्यूमर सेल्स हैं ब्रेन में जो पर्पल कलर से शो किए हैं, और ये जो ये सिस्ट है ब्रेन में स्कल के अंदर उसको उन्होंने येलो कलर से शो किया है। तो ये दोनों कैट स्कैनिंग के ये 2 डायमेंशनल इमेज है और ये 3 डायमेंशनल इमेज है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे। और आज हमने जितना एक्सरेज के बारे में पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसकी हमने यूजेस पढ़ी हैं, और उसकी फिर हमने डिस्क्रिपेंसीज भी पढ़ी हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखें कि क्या मसाइल हो सकते हैं अगर ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ एक्सरेज आप करेंगे और एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज आप करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.